हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे 2 लेक्चर्स डाले हैं, है ना। उसी सीरीज में मैं थर्ड लेक्चर डाल रहा हूँ एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल लिंक है, वन बाय वन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा रेजिस्टेंस के बारे में कि इन फैक्ट रेजिस्टेंस है क्या। आप सभी को पता होगा, टेंथ में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सोर्स से किसी कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट कर दें तो क्या होता है कि करंट के वे में, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, उसके वे में एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाता है इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा या आयंस के द्वारा, जो कोलिजन होता है हमारा, ठीक है। तो उस अपोजिशन को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनमें रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली रजिस्टर्स जो हमारे होते हैं वो 2 तरीके के बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस हमारे 2 तरीके के हैं। एक हमारा है कार्बन मेड रजिस्टर, ठीक है। बेसिकली ये किसके बनाए जाते हैं, मेड ऑफ कार्बन मटेरियल। ऐसे रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है वो हाई होती है, हाई रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। और दूसरा जो हमारा बेटा होता है वो जो हमारा होता है वायर बाउंड रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, आपको याद होगा इसमें जो हम एलवायस का इस्तेमाल करते हैं, जो मिक्सचर होते हैं जैसे मैग्नीम, कॉन्स्टेंटेन, नाम सुना होगा। और एक आपने और नाम सुना होगा नाइक्रोम, है ना, ठीक है बेटा। इनकी जो रेंज होती है ऑफ रेजिस्टेंस वो लो होती है, किसके कंपेरेटिवली, एज कंपेयर टू कार्बन मेड रजिस्टर, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई होगी ये चीज। हमारे सिलेबस में है कार्बन रजिस्टर्स। इनफैक्ट कार्बन रजिस्टर्स क्या हैं जिनका इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं इनको हम, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कार्बन रजिस्टर की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ये आपसे पूछा जाता है थोड़ा सा, तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। कार्बन मेड रजिस्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक निकल के वायर के ऊपर कार्बन मटेरियल को लगा दिया जाता है सिलेंड्रिकल शेप में। आपको लैब में जाओगे तो दिखेगा ये इस टाइप का कार्बन का बना होता है, ये निकल वायर है। अब देखिए इसके ऊपर कुछ कलर की कोडिंग की जाती है। मैक्सिमम जो कलर कोड होंगे वो होते हैं बेटा 4, B1, B2, B3 और B4। इन 4 कलर कोड को देख के ही हम इसके रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। इट मींस ये जो कलर कोड हमारे हैं इनका अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो पहले हम बात करते हैं यहां पे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस ऑफ कलर कोड। सिग्निफिकेंस ऑफ कलर कोड। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कलर कोड में पहला वाला जो कलर कोड है बेटा, वो क्या देता है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा जो कलर कोड बेटा है हमारा, वो क्या देता है? सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रहा है? तीसरा जो कलर कोड है वो देता है डेसिमल, डेसिमल मल्टीप्लायर। और चौथा एंड द लास्ट बिफोर ये देता है टॉलरेंस। ये पॉइंट आपको याद करने चाहिए पड़ेंगे। अब इनफैक्ट किसी भी कार्बन रजिस्टर की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? वो एक टेबल के थ्रू निकालते हैं, क्योंकि हमें मालूम की कलर वैल्यू दी होगी और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी। तो कलर की जो वैल्यू है वो टेबल से आएगी, और उस टेबल को याद करना थोड़ा सा होता है मुश्किल का काम। तो मैं आपको एक आसान सा स्टेटमेंट बताऊंगा जो बहुत ही आसान है, उसको आप याद कर सकते हो। एक स्टेटमेंट है, जरा समझना, उसके बेसिस पे हम टेबल बनाएंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर थोड़ा सा बताता हूं कुछ स्टेटमेंट। देखिए, तो बड़ा सा स्टेटमेंट है। देखिए बेटा, यहां पे स्टेटमेंट याद रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना जरा। इसमें होता है BBROY, 10th में बताया गया होगा। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife। ठीक है, wearing gold and क्या सिल्वर नेकलेस। ठीक है, अब इसमें जो लेटर्स जिनको हम राउंड ऑफ करेंगे उनकी अपनी मीनिंग है। BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये चीज कितने हो गए? अब देखो, हम यहां पे टेबल बनाते हैं। ठीक है, इस टेबल में एक चीज याद रखना, बहुत आसान सा फंक्शन है। एक तो कलर कोड विद नाम, इसका नाम भी लिखेंगे, कलर्स ध्यान रखना। जैसे BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, यहां पे और आप डाल दीजिए, इनका नाम लिख लो पहले। ये तो कलर कोड हो गए, इसके नाम ब्लैक से स्टार्ट करिए। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो कलर। ठीक है बेटा, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, दिस इज वायलेट। ठीक है बेटा, दिस इज जी अगेन है ग्रे, और लास्ट वाला है व्हाइट। तो कलर कोड और नेम हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा, यहां पे नेम हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं? डेसिमल मल्टीप्लायर। देखिए, 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वाला क्या है, दैट इज 9। फिर हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर, एक काम करो यहां पे डेसिमल मल्टीप्लायर इधर ले लो, और यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर ले लो, ये ज्यादा बेटर है, सिग्निफिकेंट फिगर। बट इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ये 10 की पावर्स में आ जाते हैं। तो दिस इज 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10 की पावर 9, लास्ट वाला। इसके बाद जो आता है बेटा, दैट इज टॉलरेंस। लास्ट वाला क्या है बेटा, दैट इज हमारा क्या है, टॉलरेंस। ठीक है, तो टॉलरेंस में पहला तो गोल्ड अगर आता है, लास्ट कलर की बात कर रहा हूं मैं, तो गोल्ड में अगर आप देखिए तो ये आता है 5% प्लस माइनस। अगर सिल्वर है बेटा तो सिल्वर में आता है प्लस माइनस 10%। ठीक है, दो चीजें हो गई। अगर मान लो फोर्थ कलर एब्सेंट है, मींस नो कलर, तो नो कलर में बेटा यही हो जाता है प्लस माइनस 20%। समझ रहे मेरी बात? एक पॉइंट यहां पे हम और ऐड करते हैं, यहां पे ध्यान देना, इसकी नीचे दिख नहीं रहा होगा तो हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहां पे, कि मान लो गोल्ड की बात करें तो डेसिमल मल्टीप्लायर जो होता है गोल्ड के लिए 10 की पावर -1, और सिल्वर के लिए क्या होता है 10 की पावर -2। बेटा याद रखना है दो चीजें, ये हमारा क्या है, डेसिमल मल्टीप्लायर। अब देखिए, मान लो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यहां से बहुत ही आसान सी हम बात कर रहे हैं यहां पे। देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि मान लो ये हमारा रेड है, ये वाला कलर हमारा ग्रीन है, ये ब्लू है, और ये हमारा गोल्ड है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। पहला फर्स्ट कलर हमारा रेड है, तो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, रेड कहां है हमारा, देखो ये है, और इसके सामने कितना है बेटा, ब्लैक, ब्राउन एंड रेड। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर रेजिस्टेंस का 2 आ गया। ठीक है, दूसरा मेरे बच्चे क्या है, दैट इज ग्रीन है। तो ग्रीन देखिए, ग्रीन हमारा यहां है, किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मींस ये वाला। तो सेकंड क्या आ गया, दैट इज 5 इनटू, अब आई डेसिमल मल्टीप्लायर, दैट इज ब्लू। ब्लू हमारा कहां पे है, ग्रीन के बाद है 6 पे, तो यहां 6 के सामने डेसिमल मल्टीप्लायर देखना है 10 की पावर 6। ठीक है भाई, समझ आ गई? अब प्लस माइनस परसेंटेज एक्यूरेसी क्या है, गोल्ड है, और गोल्ड का हमने कितना परसेंटेज दिखाया है बेटा, दैट इज 5%। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज 5%। ये जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो इसका रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा यहां पे और बता देता हूं। जैसे मान लो एक हम दूसरा और एग्जांपल दें आपको। कभी कभी मान लो रेजिस्टेंस दे देंगे, जैसे दे दिया 64 या 32, कुछ भी ले लो, 10 की पावर 4 प्लस माइनस 10%। ये कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है। अब आपसे कहते हैं फाइंड कलर कोड। फाइंड कलर कोड तो है ना सर,
टेबल आपको याद होनी चाहिए तभी बता पाओगे। जैसे हमारा थर्ड है तो B1 थर्ड देखो कहाँ है, ऑरेंज आ रहा है, पहला कलर क्या होगा बेटा, ऑरेंज होगा। B2 जो हमारा है दैट इज 2, 2 हमारा रेड है, तो ये कलर क्या हो गया बेटा, रेड। अच्छा B3 बोलिए, 10 की पावर 4 है और 10 की पावर 4 यहाँ है, इसके सामने हमारा आएगा कौन सा कलर, बोलिए बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दैट इज। और लास्ट हमारा 10% एक्यूरेसी है, और 10% एक्यूरेसी किसकी है बेटा, सिल्वर की। जो B4 हमारा होगा दैट इज सिल्वर। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो किसी भी कार्बन रजिस्टर की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर। देखिए बेटा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है लेबोरेटरी के अंदर, जो मैंने करवा रखा है आप लोगों को। अब मैं उसको डिस्कस करूंगा। 10th में भी है, आप लोगों ने देखा होगा, ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओम्स लॉ आपने 10th में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि मान लो एक हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, एक रजिस्टर है, कंडक्टर लगा दिया, इसके क्रॉस अगर करंट डालोगे तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या लगा लेते हैं बेटा, एक वोल्ट मीटर। करंट को रिकॉर्ड करने के लिए आप कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं, मिली एमीटर। फिर एक सोर्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। फिर एक रिहोस्टेट जो करंट को कंट्रोल करता है, और एक हमने लगा दी की। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कंडक्टर है, आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसकी पूछा जाता है स्टेटमेंट, क्या कीपिंग फिजिकल कंडीशन of conductor remain constant। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल कंडीशन है क्या। फिजिकल कंडीशन में एक तो हमारा टेम्परेचर आता है बेटा, एक हमारा प्रेशर आता है, और एक आता है मैकेनिकल स्ट्रेन। अगर हम इनको कांस्टेंट करें तो ये कहते हैं कि जो करंट होगी, आपने की को क्लोज किया तो इसमें करंट जाएगी, तो उन्होंने कहा कि करंट अक्रॉस द कंडक्टर या थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो आई एक कांस्टेंट लगा दो, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के, जीवी एक जी हमने टर्म लिया है, आप सभी जानते हो, जी को बोलते हैं कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस माय डियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो मेरे बच्चे आई इक्वल टू क्या हो गया, वी बाई आर, तो वी किसके इक्वल टू हो गया, यही हमारा क्या है बेटा, दैट इज ओम्स लॉ। अब जरा देखिए, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, अगर इसको कंपेयर करें तो y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन हो गया हमारा, जानते होंगे। तो अगर IV ग्राफ खींचे हम यहां पे, IV ग्राफ अगर बेटा खींचते हैं मेरे बच्चे, तो IV y इक्वल टू एम एक्स है, दिस इज I, दिस इज B, ठीक है बेटा। तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मींस वो सारे के सारे
कंडक्टर जिनमें IV या VI का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो आप कह सकते हैं कि वो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहां पे एक चीज देखना बेटा कि अगर हम इसका स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होगा बेटा, IV ग्राफ, बोलो मेरे बच्चे, थीटा या स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें कहीं भी लेके, तो ये I में चेंज डेल्टा I, दिस इज डेल्टा V, तो परपेंडिकुलर बाई बेस आप कह सकते हो 1 अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा I एंड दिस इज 1 अपॉन R। मींस स्लोप इनवर्सली होगा R की, कब, फॉर IV ग्राफ, DI ग्राफ नहीं, याद रखना, ठीक। मींस अगर स्लोप इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा माय डियर, डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं आपकी, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं इधर रफ करता हूं। देखिए, जैसे एक नोट डाल के मैं लिखता हूं, ध्यान देना, दिस इज I, दिस इज V, और मैंने दो ग्राफ दिए, दो कंडक्टर हैं A और B के। A का स्लोप थीटा ही मान लिया बेटा, और इसका थीटा भी। IV ग्राफ है, याद रखना। मान लो इसका टेम्परेचर B है कंडक्टर का, इसका टेम्परेचर A है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है विच कंडक्टर हैज हाई रेजिस्टेंस, है ना। अब देखिए IV ग्राफ है तो स्लोप 1/r, समझ गए होंगे, जिसका स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, स्लोप B का ज्यादा है A से, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो B का होगा कम होगा। अरे बात समझ में आ रही, इसका स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, उल्टा होता है ना, इनवर्सली है हमारा, दिख रहा होगा, अभी करवाया था बेटा, IV ग्राफ है। अब देखिए रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के होता है, रेजिस्टेंस किसके है, डायरेक्टली टेम्परेचर के, बताऊंगा मैं, डिस्कस करूंगा इसको आगे। तो टेम्परेचर जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस A का ज्यादा है तो टेम्परेचर भी A का ज्यादा होगा B से, एक ही चीज पूछी जाती है। एक बार और पूछा गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा पैरेलल। आप जानते हो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, ज्यादा होता है पैरेलल के कंपैरेटिवली, है ना। तो यहां पे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ऑब्वियसली वो, तो A जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और B का कम है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन को, समझ। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा पूछी जाती है और वो हमारी है, जानते हो क्या, कि कैसे प्रूफ करते हैं ओम्स लॉ को। तो हम इसी में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, प्रूफ ओम्स लॉ। बहुत आसान है, आप चाहो तो बहुत इजी गोइंग कर दोगे। मैं आप दिखाता हूं आपको इसका प्रूफ, बहुत छोटा सा है, बेसिक्स में बता देता हूं, फिर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। प्रूफ ओम्स लॉ, एक बेटा रिलेशन बताया था करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में, याद है क्या था, I इक्वल टू क्या था, NEA VD, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, E चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ बार बाई एम, याद है, या स्मॉल ई वी टॉ बार बाई एम एल, समझ गए होंगे। ये वैल्यू उठा के पुट कर दो तो आई क्या बन गया बेटा, स्मॉल ई NEA
स्मॉल ई वी टॉ बार बाई एम एल। वी आई को उधर ले जाओ तो वी बाई आई क्या हुआ बेटा, देखो एम एल इधर ले आए अपॉन एन ई इंटू ई स्क्वायर ए टॉ बार। एक चीज ध्यान देना, जो टॉ बार हमारा है वो डिपेंड किस पे करता है, बताया था ना मैंने, टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट, तो सारी वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मेरे बच्चे क्या आया बताओ जरा, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। तो इन फैक्टर पे रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या करेगा, डिपेंड करेगा। समझ गए नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ फ्रेम हम निकाल सकते हैं यहां से। तो ओवरऑल अगर देखते हैं, ध्यान देना यहां पे, देखिए बेटा, मान लो हम कहते हैं रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉर गिवन कंडक्टर की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है, तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ के डायरेक्टली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होगा बेटा, इनवर्सली होगा। समझ गए। तो अगर इनको इक्वेट कर दें तो क्या हो गया बेटा, एल अपॉन ए, ये हटाओगे एक कांस्टेंट लगेगा, रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एल अपॉन ए, और इस रो को जानते हो क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या आप इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो बेटा रेजिस्टिविटी यहां से क्या हुई, आर ए अपॉन एल, यूनिट आर का ओम होता है, ए का मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या आई रेजिस्टिविटी की, बोले यूनिट क्या आई इसकी, ओम इंटू मीटर। ठीक। अब देखिए ये वैल्यू आप यहां से इसकी वैल्यू उठाओ, यहां से आर ए इधर ले आओ, एल नीचे ले जाओ, तो रो एक और फॉर्मूला बना बेटा, आर ए अपॉन एल, और ये क्या आया बेटा हमारा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। अब देखो मोस्टली बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूज होते हैं कि रेजिस्टिविटी ए पे और एल पे डिपेंड करती है। तो एक नोट करके डाल दो, जो गलती कभी नहीं होनी चाहिए, कि रेजिस्टिविटी ना तो एरिया पे डिपेंड करती है और ना ही डिपेंड करती है किसके ऊपर, लेंथ पे, केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और ध्यान देना, आप सभी जानते हो कि जो कंडक्टिविटी है, बताया था ना मैंने, एक डायरेक्ट रिलेशन बताया था, ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है बेटा। तो ये वहीं से जो हमने पहले बताया था, डिस्कस किया था, ये अब रिजल्ट है, अब रखोगे तो एन ई स्क्वायर टॉ बार बाई एम। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको हमने क्या किया है, कवर किए हैं, तो इन पे बेस्ड बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए ओम्स लॉ की अपनी बेटा कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं जिन्हें मैं डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पे। तो हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या क्या लिमिटेशंस हैं बेटा, देखो जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, ओहमिक सर्किट कहते हैं। और जो फॉलो नहीं करते, कैसे बताओगे फॉलो नहीं करते, जिनमें V और I के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन है भी तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। अगर ओरिजिन से पास हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो ही हम
ऐसे सर्किट को क्या कहेंगे, ओमिक। अदरवाइज हम उनको क्या कहेंगे, नॉन ओमिक सर्किट कहेंगे। तो यहां पे ध्यान देना, जो प्रोपोर्शनैलिटी है V एंड I, हम बात करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ V एंड I। ये प्रोपोर्शनैलिटी है बेटा हमारा V एंड I डज नॉट होल्ड, डज नॉट क्या बेटा, होल्ड फॉर सर्टेन मटेरियल। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला, फर्स्ट, अगर हम गुड कंडक्टर्स की बात कर लें तो इसमें भी अगर हम बेटा देखें तो V और I का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा जाता है, जाना कैसा चाहिए बेटा, इस तरीके से, बट हल्का फाइनली हट जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये भी जो हमारा है ये होल्ड नहीं कर रहा है, इसको जाना ऐसे चाहिए। दूसरा, हम सेमी कंडक्टिंग डायोड की बात करते हैं, या आप आगे पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टिंग डायोड की बात करें या एक ट्रायोड की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं, जिनमें अगर आप IV ग्राफ प्लॉट करेंगे, दिस इज I और दिस इज V, तो फॉरवर्ड बैस में कुछ ऐसा ग्राफ आएगा और रिवर्स बैस में कुछ ऐसा आएगा। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट के लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या है बेटा, डिफरेंट है। इट मींस ये भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे सर्किट्स को हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है मेरे बच्चे। एक गैसेस के बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं, थर्ड एक और बता देते हैं, वो भी फॉलो नहीं करते फॉर गैसेस। तो गैसेस की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, तो ये भी फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसा ग्राफ आता है इनका बेटा कि थोड़ी देर के लिए तो ये फॉलो करते हैं, जैसे यहां से यहां तक तो फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसा ग्राफ आता है। तो जरा एक पॉइंट देखना है यहां पे, जैसे मान लो ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 1 मिली एम्पीयर है। तो सेम करंट के लिए दो वैल्यू है, आप देख रहे होंगे, फॉर सेम करंट देयर इज 2 वैल्यू ऑफ क्या बेटा, वोल्टेज। तो ये गैसेस की बात करें या गुड कंडक्टर्स की बात करें या सेमी कंडक्टर्स की बात करें, ये ऐसे सर्किट हैं जो नॉन ओमिक सर्किट हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं करते। ठीक है, तो दीज आर सम लिमिटेशंस, जिनमें कुछ सर्टेन जो मटेरियल्स हमारे हैं वो, जिनमें V और I का प्रोपोर्शनलिटी होल्ड नहीं करता है। समझ गया? ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक सर्किट।